अगर तुम्हें लगता है कि अमीरी सिर्फ किस्मत, हालात या सही समय का खेल है, तो जरा एक पल ठहर कर ये सवाल खुद से पूछो कि दुनिया के कुछ ही लोग बार बार अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि करोड़ों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी वही के वही रह जाते हैं। क्या उनके पास कोई गुप्त जादू है या फिर कोई ऐसा नियम है जिसे वे समझ लेते हैं और बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं? यही सवाल उस किताब की आत्मा है जिसे आज तुम सुनने जा रहे हो। और यह कहानी किसी एक आदमी, एक देश या एक दौर की नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की है जो इंसान को या तो औसत बनाकर छोड़ देती है या फिर उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। सोचो, अगर तुम्हें आज ये पता चल जाए कि अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं बल्कि सोच से होती है, तो तुम्हारी जिंदगी किस दिशा में मुड़ सकती है। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग गरीबी में इसलिए नहीं रहते कि उनके पास अवसर नहीं होते, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके भीतर अमीरी का विचार कभी गहराई से जन्म ही नहीं लेता। ये वही बिंदु है जहां से थिंक एंड ग्रो रिच की यात्रा शुरू होती है। ये किताब तुम्हें ये नहीं सिखाती कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बल्कि ये सिखाती है कि वह सोच कैसे बनाई जाती है जो पैसा अपने आप खींच लाती है। कल्पना करो, एक ऐसा आदमी जो शून्य से उठकर दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों के साथ खड़ा हो जाता है। वो कोई जादूगर नहीं होता, वो बस एक बात समझ लेता है कि दिमाग अगर तय कर ले तो परिस्थितियां झुकने लगती है। और यहीं से पहला रहस्य सामने आता है कि अमीरी का बीज हमेशा एक तीव्र इच्छा से जन्म लेता है। साधारण चाह से नहीं, बल्कि ऐसी जलती हुई इच्छा से जो इंसान को बेचैन कर दे। तुमने कभी गौर किया है कि जिन लोगों को सच में कुछ पाना होता है, वे थकते नहीं, रुकते नहीं, बहाने नहीं बनाते, क्योंकि उनके भीतर की इच्छा उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। ये वही शक्ति है जो एक सामान्य इंसान को असामान्य बना देती है। और अब खुद से पूछो कि क्या तुम्हारी इच्छाएं इतनी तेज है कि वे तुम्हें रोज आगे धकेलती है, या फिर वे सिर्फ ख्वाब बनकर दिमाग में घूमती रहती है। क्योंकि इच्छा जब तक स्पष्ट लक्ष्य में नहीं बदलती, तब तक वो ताकत नहीं बनती। इस किताब का पहला बड़ा झटका यही है कि अमीर लोग पहले अपने दिमाग में अमीर बनते हैं और बाद में उनकी जेब में पैसा आता है। वे पहले तय करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए और किस कीमत पर चाहिए। और ये कीमत सिर्फ पैसे की नहीं होती, बल्कि त्याग, अनुशासन और समय की होती है। अब जरा ध्यान से सोचो कि क्या तुमने कभी अपने जीवन के लिए इतना साफ लक्ष्य तय किया है, या फिर तुम भी उन लोगों में से हो जो कहते हैं कि बस थोड़ा ज्यादा कमा ले, थोड़ा बेहतर जीवन मिल जाए। लेकिन थोड़ा शब्द दिमाग को कभी जगाता नहीं। दिमाग तब जागता है जब लक्ष्य स्पष्ट, ठोस और भावनात्मक हो, जब तुम उसे महसूस कर सको, जब वो तुम्हें रात में सोने न दे और सुबह जल्दी जगा दे। यही कारण है कि अमीर बनने की यात्रा हमेशा भीतर से शुरू होती है, बाहर की दुनिया बाद में बदलती है। और अब एक और सच्चाई सामने आती है कि केवल इच्छा ही काफी नहीं होती, उसके साथ विश्वास जुड़ना जरूरी है। क्योंकि अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है, तो दुनिया का कोई सिस्टम, कोई किताब और कोई गुरु तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। विश्वास वह पुल है जो इच्छा को वास्तविकता से जोड़ता है। जब तुम किसी चीज पर पूरी तरह यकीन कर लेते हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। तुम्हारे फैसले बदल जाते हैं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, और तुम्हें खुद पता भी नहीं चलता कि तुम वही काम करने लगते हो जो तुम्हें लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। लेकिन यहां एक चौंकाने वाली बात है कि ज्यादातर लोग अपने अवचेतन मन को डर, शक और नकारात्मकता से भर देते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि जिंदगी में वही समस्याएं क्यों दोहराई जा रही हैं। ये किताब बताती है कि दिमाग एक बगीचे की तरह है, उसमें जो बीज बोए जाते हैं वही उगते हैं। अगर तुम बार बार अपने आप से कहते हो कि ये संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे हालात अलग हैं, तो दिमाग उसी को सच मान लेता है और फिर वही सच बन जाता है। अब सोचो कि अगर तुम अपने दिमाग में रोज ये विचार डालो कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं रास्ता निकाल लूंगा, तो क्या कुछ बदल सकता है। यही वो बिंदु है जहां से सोच धीरे धीरे किस्मत में बदलने लगती है। और अब कहानी में आता है एक और अहम मोड़,
क्योंकि सिर्फ इच्छा और विश्वास भी तब तक अधूरे हैं जब तक उनके साथ स्पष्ट योजना और लगातार क्रिया न जुड़ी हो। अमीर लोग सपने देखते हैं, लेकिन वे वहीं नहीं रुकते। वे अपने सपनों को छोटे छोटे कदमों में तोड़ते हैं और रोज कुछ न कुछ करते हैं, चाहे वो कदम छोटा ही क्यों न हो, क्योंकि वे जानते हैं कि रुकना सबसे बड़ा दुश्मन है। और यहां तुम खुद से पूछ सकते हो कि क्या तुम रोज अपने लक्ष्य की दिशा में कोई ठोस कदम उठा रहे हो, या फिर बस सोचते रहते हो कि सही समय आएगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता, सही समय बनाया जाता है। और जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वही आगे निकल जाते हैं। इस किताब का यह हिस्सा तुम्हें यह भी दिखाता है कि असफलता असल में दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उससे सीखते हैं और कुछ लोग उससे डरकर पीछे हट जाते हैं। अमीर लोग असफलता को संकेत मानते हैं कि तरीका बदलने की जरूरत है, लक्ष्य नहीं, जबकि बाकी लोग असफलता को प्रमाण मान लेते हैं कि वे इसके लायक नहीं हैं। और अब एक और गहरी बात सामने आती है कि अमीरी अकेले कभी नहीं बनती, वो हमेशा सही लोगों के साथ मिलकर बनती है, जिसे इस किताब में मास्टरमाइंड कहा गया है। यानी ऐसे लोग जिनके साथ मिलकर सोचने से नए विचार पैदा होते हैं। क्योंकि जब दो या उससे ज्यादा दिमाग एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो एक तीसरी शक्ति जन्म लेती है जो अकेले संभव नहीं होती। अब खुद से पूछो कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें आगे खींचते हैं या पीछे रोकते हैं, क्योंकि वातावरण तुम्हारी सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। और यहीं से ये पहला भाग तुम्हें एक आईने के सामने खड़ा कर देता है, जहां सवाल पैसा कमाने का नहीं रह जाता, बल्कि ये बन जाता है कि तुम किस तरह का इंसान बन रहे हो। क्योंकि पैसा हमेशा उसी के पास टिकता है जो उसे संभालने की मानसिकता रखता है। और ये मानसिकता रातों रात नहीं बनती, ये रोज के विचारों, फैसलों और आदतों से बनती है। इस पहले भाग का असली उद्देश्य यही है कि तुम्हारे भीतर ये एहसास जागे कि अमीरी बाहर की दौड़ नहीं बल्कि भीतर की तैयारी है। और अगर तुम्हारी सोच बदलने लगती है तो ये सिर्फ समय की बात है कि तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलें। अब सवाल ये नहीं है कि ये संभव है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम उस इंसान बनने के लिए तैयार हो जो इसे संभव बना सके। क्योंकि यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे के हिस्सों में वो सब सामने आने वाला है जो इस सोच को एक ठोस सिस्टम में बदल देता है। लेकिन उससे पहले यह बीज तुम्हारे भीतर जमना जरूरी है कि अमीरी कोई रहस्य नहीं बल्कि एक समझ है। और जो इसे समझ लेता है वही धीरे धीरे भीड़ से अलग खड़ा हो जाता है। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि सिर्फ सोच बदल लेने से ही सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो यहां कहानी थोड़ा और गहरी हो जाती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि तुम क्या चाहते हो, बल्कि ये बन जाता है कि तुम उस चीज के लिए अपने दिमाग को किस हद तक प्रशिक्षित करने को तैयार हो। क्योंकि ज्यादातर लोग इच्छा तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही पहला डर सामने आता है उनका विश्वास डगमगा जाता है। और यहीं पर अमीर और औसत लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अमीर लोग डर को संकेत मानते हैं कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं, जबकि बाकी लोग डर को चेतावनी समझ लेते हैं कि रुक जाना चाहिए। अब जरा खुद से पूछो कि जब तुम्हारे सामने कोई बड़ा अवसर आता है तो तुम्हारा पहला भाव क्या होता है, उत्साह या डर? क्योंकि वही भाव तय करता है कि तुम आगे बढ़ोगे या पीछे हट जाओगे। इस हिस्से में थिंक एंड ग्रो रिच ये साफ करता है कि डर इंसान का सबसे बड़ा मानसिक अवरोध है। और ये डर भी कोई एक नहीं बल्कि कई रूपों में आता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, गरीबी का डर, बीमारी का डर और सबसे गहरा डर ये कि लोग क्या कहेंगे। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर डर वास्तविक नहीं होते, वे सिर्फ दिमाग में बने हुए अनुमान होते हैं। लेकिन दिमाग अनुमान और सच्चाई में अंतर नहीं करता। वो जिस पर बार बार ध्यान दिया जाए उसे ही सच मान लेता है। इसलिए अगर तुम बार बार अपने डर को सोचते हो तो दिमाग उसी के अनुसार तुम्हारे फैसले बनाता है और फिर वही डर सच बन जाता है। अब कल्पना करो कि अगर तुम अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर लो कि डर आने पर भी वो पीछे न हटे, बल्कि ये पूछे कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और उससे कैसे निपटा जाए, तो तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ जाएगी
यही वो जगह है जहां आत्म सुझाव की भूमिका सामने आती है, यानी वो संवाद जो तुम रोज अपने आप से करते हो। क्योंकि सच ये है कि तुम दिन भर में सबसे ज्यादा बातें किसी और से नहीं बल्कि खुद से करते हो। और अगर ये संवाद नकारात्मक है तो कोई बाहरी प्रेरणा तुम्हें लंबे समय तक आगे नहीं ले जा सकती। इस किताब का एक बड़ा सिद्धांत यही है कि जो बात तुम बार बार अपने अवचेतन मन को बताते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास बन जाती है और वही विश्वास तुम्हारे व्यवहार में उतर आता है। इसलिए यहां सवाल ये नहीं है कि तुम क्या सुन रहे हो, बल्कि यह है कि तुम खुद को क्या सुना रहे हो। क्योंकि अमीर लोग अपने दिमाग को आदेश देते हैं और औसत लोग अपने दिमाग से आदेश लेते हैं। अब एक और दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि सोच और विश्वास के बाद जो चीज सबसे ज्यादा असर डालती है वो है निर्णय लेने की क्षमता। अमीर लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलने में समय लेते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में ही इतना समय लगा देते हैं कि अवसर निकल जाता है और जब निर्णय बदलने की बात आती है तो वे पल भर में पीछे हट जाते हैं। अब जरा अपने जीवन के कुछ बड़े फैसलों को याद करो। क्या तुमने उन्हें खुद लिया था या दूसरों की राय से प्रभावित होकर? क्योंकि ये किताब साफ कहती है कि जो इंसान दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर होता है वो कभी स्वतंत्र नहीं बन पाता, न सोच में और न धन में। और अब यहाँ एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है कि शिक्षा और बुद्धिमत्ता एक ही चीज नहीं है। दुनिया के कई सबसे अमीर लोग औपचारिक शिक्षा में औसत रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति को जीवित रखा। क्योंकि कल्पना वो कार्यशाला है जहां भविष्य की संपत्ति पहले बनती है। हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ी कंपनी और हर बड़ा साम्राज्य पहले किसी के दिमाग में एक स्पष्ट चित्र के रूप में पैदा हुआ था। और अब तुम खुद से पूछ सकते हो कि क्या तुम अपनी कल्पना का उपयोग सिर्फ डरने के लिए कर रहे हो या निर्माण के लिए? क्योंकि दिमाग दोनों में समान रूप से सक्षम है। यह हिस्सा तुम्हें यह भी दिखाता है कि ऊर्जा सिर्फ शरीर की नहीं होती, मानसिक ऊर्जा भी होती है। और जो इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वो अपनी दिशा को भी नियंत्रित करने लगता है। क्योंकि भावनाएं अगर बिखरी हों तो सोच भी बिखर जाती है। और यहीं से ये समझ बनती है कि अनुशासन अमीरी का अदृश्य ढांचा है। कोई भी बाहर से अनुशासन नहीं ला सकता, ये भीतर से ही बनता है। रोज के छोटे फैसलों से, रोज के छोटे समझौतों को ना कहने से। और इस भाग का सबसे गहरा संकेत यही है कि अमीर बनने का रास्ता किसी एक बड़े मौके से नहीं बल्कि रोज के उन छोटे निर्णयों से बनता है जिन्हें ज्यादातर लोग महत्व नहीं देते। लेकिन यही छोटे निर्णय समय के साथ बड़े परिणाम बना देते हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां यह साफ होने लगता है कि अमीरी कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, एक मानसिक अनुशासन है जिसे कोई भी सीख सकता है अगर वो खुद से ईमानदार होने के लिए तैयार हो। और आगे के हिस्सों में ये प्रक्रिया और भी स्पष्ट रूप से सामने आने वाली है, जहां सोच, विश्वास और क्रिया मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे न तो हालात रोक पाते हैं और न ही समय। अगर अब तक तुम्हें यह लगने लगा है कि अमीरी सिर्फ सोच, विश्वास और निर्णय का खेल है, तो अब कहानी और ज्यादा व्यावहारिक होने वाली है। क्योंकि यहीं से यह स्पष्ट होता है कि सिर्फ सही मानसिकता होना काफी नहीं होता जब तक वो सही दिशा में लगातार क्रिया में न बदले। ज्यादातर लोग इस मोड़ पर आकर रुक जाते हैं। वे समझ लेते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, लेकिन वही करने लगते हैं जो वे पहले करते आए हैं और फिर हैरान होते हैं कि नतीजे क्यों नहीं बदल रहे। थिंक एंड ग्रो रिच का यह हिस्सा बहुत साफ शब्दों में बताता है कि जब तक तुम अपने विचारों को संगठित क्रिया में नहीं बदलते तब तक वे सिर्फ विचार ही रहते हैं। अमीर लोग योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वे योजनाओं से चिपके नहीं रहते, वे परिणामों से चिपके रहते हैं। अगर एक रास्ता काम नहीं करता तो वे उसे बदल देते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं बदलते। और यहीं पर बहुसंख्यक लोग भ्रम में फंस जाते हैं, क्योंकि वे पहली असफल योजना को ही अपनी योग्यता का प्रमाण मान लेते हैं, जबकि असफलता दरअसल ये संकेत होती है कि योजना में सुधार चाहिए, इंसान में नहीं। अब जरा सोचो कि तुमने कितनी बार किसी काम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पहली या दूसरी बार में परिणाम नहीं मिला,
और अगर तुमने उसी जगह थोड़ा और धैर्य रखा होता तो क्या तस्वीर अलग हो सकती थी। यही वो बिंदु है जहां धैर्य और दृढ़ता की असली परीक्षा होती है, क्योंकि अमीर लोग जानते हैं कि परिणाम अक्सर आखिरी कोशिश के बाद ही आते हैं, उससे पहले नहीं। और ये कोई प्रेरणादायक बात नहीं बल्कि एक व्यावहारिक सच्चाई है। अब इस हिस्से में एक और गहरी बात सामने आती है कि दिमाग अकेले काम नहीं करता, वो हमेशा वातावरण से प्रभावित होता है। इसलिए अमीर लोग अपने वातावरण को बहुत सोच समझकर चुनते हैं। वे जानते हैं कि जिन लोगों के बीच वे रहते हैं, जिन बातों को रोज सुनते हैं और जिन विचारों को सामान्य मान लेते हैं, वही धीरे धीरे उनकी सीमा तय कर देते हैं। इसलिए वे ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं, जो उनसे बेहतर सोचते हैं और जो उन्हें ये याद दिलाते रहते हैं कि औसत होना एक विकल्प है, मजबूरी नहीं। और अब यहीं से मास्टरमाइंड की अवधारणा और स्पष्ट होती है, क्योंकि ये सिर्फ लोगों का समूह नहीं होता, बल्कि एक साझा उद्देश्य से जुड़ी ऊर्जा होती है। जब कई दिमाग एक दिशा में सोचते हैं तो समाधान तेजी से निकलते हैं। और यही कारण है कि अकेले मेहनत करने वाला इंसान अक्सर थक जाता है, लेकिन सही लोगों के साथ काम करने वाला इंसान थकता नहीं। अब खुद से पूछो कि जब तुम किसी समस्या में फंसते हो तो क्या तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जिनसे बात करने पर समाधान निकलता है, या फिर तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जो सिर्फ समस्या को और बड़ा बना देते हैं। क्योंकि अमीरी के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध अक्सर पैसे की कमी नहीं बल्कि सही संगति की कमी होती है। इस हिस्से में यह भी साफ होता है कि नेतृत्व और धन आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि पैसा हमेशा उस व्यक्ति की ओर बहता है जो जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है, जो निर्णय से भागता नहीं और जो परिणामों की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालता। अमीर लोग समस्याओं को दोष ढूंढने का मौका नहीं बल्कि नेतृत्व दिखाने का अवसर मानते हैं, और यही आदत समय के साथ उन्हें अलग बना देती है। अब यहां एक और सूक्ष्म लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि अमीर लोग समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन समान नहीं होता, कुछ दिन निर्माण के होते हैं और कुछ दिन धैर्य के। इसलिए वे हर दिन परिणाम की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन हर दिन प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं। और यही निरंतरता अंततः असाधारण परिणाम देती है। इस भाग का एक और गहरा संकेत यह है कि अवचेतन मन सिर्फ वही स्वीकार करता है जो भावना के साथ दिया जाए। इसलिए जो लक्ष्य भावनात्मक रूप से खाली होता है वो दिमाग को प्रेरित नहीं कर पाता। अब जरा सोचो कि अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसा है तो वो कितने समय तक तुम्हें चलाएगा। लेकिन अगर पैसा किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है, किसी स्वतंत्रता से, किसी पहचान से, किसी सुरक्षा से, तो वही लक्ष्य तुम्हें तब भी आगे बढ़ाएगा जब रास्ता कठिन होगा। और यहीं से ये समझ बनती है कि अमीरी का असली इंजन भावना है, गणित नहीं। भावना जब सही दिशा में जुड़ जाती है तो दिमाग रास्ते खुद ढूंढ लेता है। और अब ये भाग तुम्हें इस बिंदु तक ले आता है जहां ये साफ दिखने लगता है कि अमीर बनने का खेल बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा भीतर के अनुशासन का खेल है। क्योंकि जो इंसान अपने भीतर व्यवस्था बना लेता है, बाहरी अव्यवस्था उसे रोक नहीं पाती। और आगे आने वाले हिस्सों में ये और स्पष्ट होने वाला है कि ये अनुशासन कैसे रोज की आदतों, सोच और निर्णयों में उतरता है, और कैसे यही साधारण लगने वाली बातें समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करती है। अगर इस मोड़ पर तुम्हें ये एहसास होने लगा है कि अमीरी किसी एक रहस्य या एक सूत्र का नाम नहीं बल्कि सोच, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का मेल है, तो अब कहानी उस परत में प्रवेश करती है जहां ज्यादातर लोग या तो खुद को पूरी तरह बदल लेते हैं या फिर यहीं से वापस पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। क्योंकि यहां से आगे बात सिर्फ समझने की नहीं बल्कि खुद को गढ़ने की होती है। थिंक एंड ग्रो रिच इस हिस्से में यह साफ करता है कि आत्मनियंत्रण वह आधार है जिस पर सारी संपत्ति टिकती है। जो इंसान अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आवेगों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो धन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। और ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन इतिहास बार बार इसे सही साबित करता है। जरा सोचो, कितने लोग अचानक पैसा मिलने के बाद भी कुछ सालों में वही लौट आते हैं जहां से चले थे।
क्योंकि उनके भीतर का ढांचा उस धन को संभालने के लिए तैयार ही नहीं था। यही कारण है कि अमीर लोग अपने खर्च से पहले अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं। वे हर इच्छा को आदेश नहीं मानते, बल्कि परखते हैं कि ये उन्हें लक्ष्य के करीब ले जा रही है या दूर, और यही आदत उन्हें समय के साथ स्थिर बनाती है। अब यहां एक और गहरा सिद्धांत सामने आता है कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उस दिशा में होता है जहां ध्यान जाता है। अगर तुम्हारा ध्यान समस्याओं पर है तो ऊर्जा वही बन जाती है, लेकिन अगर ध्यान समाधान पर है तो वही समाधान धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान है। दिमाग जिस प्रश्न पर टिक जाता है उसी का उत्तर ढूंढने लगता है। इसलिए अमीर लोग ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछते हैं कि अब इससे क्या सीखा जाए और आगे क्या किया जाए। और यही सवाल उन्हें आगे बढ़ाता है। इस हिस्से में यह भी साफ होता है कि कल्पना और योजना के बीच एक सेतु होता है जिसे निर्णय कहा जाता है। बहुत से लोग सपने देखते हैं और बहुत से लोग योजनाएं भी बनाते हैं, लेकिन निर्णय लेने का साहस कुछ ही लोगों में होता है, क्योंकि निर्णय का मतलब होता है एक रास्ता चुनना और बाकी सभी रास्तों को छोड़ देना। और यही डर सबसे ज्यादा रोकता है, क्योंकि इंसान हमेशा यह सोचता है कि अगर यह रास्ता गलत हुआ तो क्या होगा। लेकिन अमीर लोग ये जानते हैं कि बिना निर्णय के कोई रास्ता खुलता ही नहीं, और अगर रास्ता बदलना भी पड़े तो वो अनुभव उन्हें और मजबूत बनाता है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखो और सोचो कि कितने मौके सिर्फ इसलिए निकल गए क्योंकि तुमने निर्णय को टाल दिया, और अगर तुमने उसी समय आधे मन से भी कदम बढ़ाया होता तो शायद तस्वीर अलग होती। ये भाग तुम्हें यह भी सिखाता है कि आत्मसम्मान धन का मौन साथी है। जो इंसान खुद को महत्व नहीं देता वह दूसरों से मूल्य की अपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए अमीर लोग खुद से समझौता नहीं करते। वे अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमता की कीमत जानते हैं, और यही कारण है कि दुनिया भी धीरे धीरे उन्हें उसी नजर से देखने लगती है। अब कहानी एक और महत्वपूर्ण बिंदु छूती है कि अवचेतन मन केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और चित्रों से संचालित होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को बार बार स्पष्ट रूप से कल्पना में देखता है, महसूस करता है, वो अनजाने में ऐसे निर्णय लेने लगता है जो उसे उस लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। ये प्रक्रिया बाहर से दिखती नहीं, लेकिन भीतर लगातार काम करती रहती है। और यही कारण है कि अमीर लोग अपने लक्ष्य को रोज याद दिलाते हैं, न किसी को दिखाने के लिए बल्कि खुद को संरेखित रखने के लिए। इस हिस्से में एक और सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बात सामने आती है कि समय का सम्मान किए बिना धन का सम्मान नहीं मिलता। जो व्यक्ति समय को हल्के में लेता है वो अवसरों को भी हल्के में लेता है, और अवसर कभी लौटकर नहीं आते। इसलिए अमीर लोग समय को खर्च नहीं करते, वे उसे निवेश करते हैं। हर दिन को इस सोच के साथ जीते हैं कि आज का छोटा प्रयास भविष्य के बड़े परिणाम की नींव रख रहा है, और यही सोच उन्हें थकने नहीं देती। अब ये भाग धीरे धीरे उस निष्कर्ष की ओर बढ़ता है कि अमीरी का असली अंतर बाहर की उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की परिपक्वता में होता है। क्योंकि जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहर की अस्थिरता डराने के बजाय चुनौती बन जाती है, और यही वो अवस्था है जहां इंसान परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि उनका निर्माता बनना शुरू करता है। आगे के हिस्सों में ये और स्पष्ट होगा कि ये आंतरिक परिपक्वता कैसे आदतों में बदलती है, कैसे छोटे छोटे अनुशासन बड़े परिणामों में रूपांतरित होते हैं, और कैसे अंततः ये पूरी यात्रा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां अमीरी सिर्फ धन नहीं रह जाती बल्कि स्वतंत्रता, नियंत्रण और आत्मसंतोष का नाम बन जाती है। लेकिन उससे पहले ये समझ गहराई से बैठनी जरूरी है कि बाहर बदलने से पहले भीतर बदलना कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। क्योंकि जो इंसान अपने भीतर व्यवस्था नहीं बना पाता उसके लिए बाहर की कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। अगर अब तक तुम्हें यह साफ दिखने लगा है कि अमीरी किसी बाहरी तकनीक का नहीं बल्कि भीतर बनने वाली आदतों और दृष्टिकोण का परिणाम है, तो अब यह हिस्सा उस बिंदु को छूता है जहां ज्यादातर लोग बिना जाने ही खुद को सीमित कर लेते हैं। क्योंकि यहां बात आती है लगातार प्रयास और आत्मसंयम की, और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग समझ तो जाते हैं
लेकिन लागू नहीं कर पाते। थिंक एंड ग्रो रिच इस चरण में ये उजागर करता है कि जो इंसान अपनी इच्छाओं को दिशा नहीं देता, वो अपनी ऊर्जा को बिखेर देता है, और बिखरी हुई ऊर्जा कभी भी बड़े परिणाम नहीं देती। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखो और सोचो कि तुम्हारी ऊर्जा किन चीजों में सबसे ज्यादा खर्च हो रही है। क्या वे चीजें तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रही है, या सिर्फ समय और ध्यान को खा रही है? क्योंकि अमीर लोग इस बात को बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि हर चीज जो अच्छी लगती है वो उपयोगी नहीं होती, और हर अवसर जो चमकता है वो मूल्यवान नहीं होता। इसलिए वे चयन करना सीखते हैं, और चयन का मतलब हमेशा त्याग होता है। ये हिस्सा तुम्हें यह भी दिखाता है कि आत्म अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि एक अभ्यास है जो रोज के छोटे निर्णयों से बनता है, जैसे उस काम को करना जिसे टालने का मन हो, या उस आनंद को रोकना जो लक्ष्य से दूर ले जाए। और यही छोटे निर्णय समय के साथ चरित्र बनाते हैं। अब यहां एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है जहां यह स्पष्ट होता है कि आदतें इंसान की नियति तय करती है। अमीर लोग अचानक अलग नहीं होते, बल्कि वे अलग आदतों के कारण अलग परिणाम पैदा करते हैं। वे दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, और अपने समय को संरचना में रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना ढांचे के स्वतंत्रता सिर्फ भ्रम होती है। और अब खुद से पूछो कि क्या तुम्हारा दिन तुम्हारे लक्ष्य को नियंत्रित करता है, या तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिन को? क्योंकि यही अंतर अंतः परिणामों में दिखाई देता है। इस हिस्से में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लगातार प्रयास का मतलब ये नहीं है कि इंसान हर समय थका हुआ रहे, बल्कि इसका मतलब है कि वो हर परिस्थिति में अपनी दिशा नहीं बदलता, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या न दिखे। क्योंकि अमीर लोग ये जानते हैं कि जो बीज आज बोया गया है वो कल नहीं बल्कि समय आने पर फल देगा, और ये समझ उन्हें धैर्य देती है। अब यहां एक और गहरी बात सामने आती है कि दिमाग वही सीखता है जिसे बार बार दोहराया जाए। इसलिए अमीर लोग अपने लक्ष्यों, मूल्यों और प्राथमिकताओं को लगातार दोहराते हैं, न किसी को दिखाने के लिए बल्कि अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए। क्योंकि अवचेतन मन वही मानता है जो लगातार उसके सामने रखा जाए, और यही कारण है कि सकारात्मक आत्मसंवाद उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। इस हिस्से में यह भी दिखाया जाता है कि असफलता का डर धीरे धीरे कैसे कम होता है जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है, क्योंकि अनुभव डर को कमजोर करता है, और हर प्रयास चाहे छोटा ही क्यों न हो, आत्मविश्वास की नींव मजबूत करता है। अब सोचो कि अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो तो 1 साल बाद तुम कहां हो सकते हो? और अगर तुम वही करते रहो जो अब तक करते आए हो, तो 1 साल बाद भी वही क्यों नहीं रहोगे? यही प्रश्न इस भाग का मौन संदेश है, क्योंकि परिवर्तन कभी भी बड़े निर्णय से नहीं बल्कि रोज के छोटे संकल्पों से आता है, और यही संकल्प समय के साथ इंसान को उस स्तर तक ले जाते हैं जहां अमीरी सिर्फ धन की मात्रा नहीं रह जाती, बल्कि जीवन जीने के तरीके में बदल जाती है। आगे के हिस्सों में ये और स्पष्ट होगा कि ये अनुशासन और निरंतरता कैसे अवसरों को आकर्षित करती है, कैसे सही समय पर सही लोग जीवन में प्रवेश करते हैं, और कैसे ये पूरी प्रक्रिया अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां सफलता आकस्मिक नहीं बल्कि स्वाभाविक लगने लगती है। क्योंकि जब भीतर की व्यवस्था स्थिर हो जाती है तो बाहर की दुनिया खुद को उसके अनुसार ढालने लगती है, और यही वो अवस्था है जहां अमीर बनने की सोच जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। अगर इस बिंदु पर तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि अमीरी की यात्रा दरअसल खुद को समझने और नियंत्रित करने की यात्रा है, तो अब कहानी उस परत को छूती है जहां ज्यादातर लोग अनजाने में अपने ही रास्ते में दीवार खड़ी कर लेते हैं। क्योंकि यहां बात आती है विश्वास और संदेह के टकराव की, और ये टकराव हमेशा बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। थिंक एंड ग्रो रिच इस हिस्से में यह स्पष्ट करता है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि उसका अपना संदेह होता है। क्योंकि संदेह वो धीमा जहर है जो किसी भी मजबूत इरादे को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जरा सोचो कि कितनी बार तुमने कोई काम पूरे विश्वास के साथ शुरू किया,
लेकिन बीच रास्ते में ये सोचकर रुक गए कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मुझसे बेहतर लोग हैं, शायद हालात सही नहीं है। और यही शायद शब्द सपनों की गति को सबसे पहले मार देता है। अमीर लोग भी संदेह महसूस करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वे उसे निर्णय लेने नहीं देते। वे जानते हैं कि पूर्ण विश्वास कभी शुरुआत में नहीं आता, वो रास्ते में बनता है। इसलिए वे आगे बढ़ते हुए ही अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। अब यहां एक और गहरी बात सामने आती है कि इंसान अक्सर अपने अतीत को अपने भविष्य का पैमाना बना लेता है। अगर पहले असफल हुआ तो मान लेता है कि आगे भी असफल होगा। लेकिन यह सोच सबसे बड़ी मानसिक भूल है, क्योंकि अतीत सिर्फ अनुभव देता है, सीमा नहीं। और अमीर लोग इस अंतर को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। वे अपने अनुभव से सीखते हैं, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनने देते। इस हिस्से में यह भी साफ किया जाता है कि कल्पना और विश्वास मिलकर दिमाग में ऐसे अवसर पैदा करते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि जब दिमाग किसी लक्ष्य को सच मान लेता है तो वो उसी के अनुसार जानकारी, लोगों और रास्तों को पहचानने लगता है। और यही कारण है कि कई बार बाहर से देखने वाले को लगता है कि किसी इंसान को अचानक मौके मिल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो इंसान अब उन मौकों को देखने लायक बन चुका होता है। अब जरा खुद से पूछो कि क्या तुम अपने जीवन में अवसरों की कमी महसूस करते हो या उन्हें पहचानने की क्षमता की? क्योंकि ये अंतर समझ में आ जाए तो सोच की दिशा बदल जाती है। इस हिस्से में यह भी उजागर होता है कि डर और संदेह अक्सर दूसरों की राय से पैदा होते हैं। इंसान खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा कर लेता है और फिर वही दूसरों की सीमाएं उसकी अपनी सीमाएं बन जाती है। अमीर लोग सलाह सुनते हैं, लेकिन निर्णय अपने लक्ष्य के अनुसार लेते हैं। वे जानते हैं कि जो व्यक्ति खुद उस रास्ते पर नहीं चला, उसकी राय उस रास्ते की सच्चाई नहीं हो सकती, और यही सोच उन्हें मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। अब कहानी एक और महत्वपूर्ण मोड़ लेती है, जहां यह स्पष्ट होता है कि आत्मविश्वास कोई भावनात्मक स्थिति नहीं, बल्कि एक आदत है, जिसे रोज के छोटे प्रमाणों से मजबूत किया जाता है। हर बार जब तुम अपने आप से किया गया वादा निभाते हो, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, तुम्हारा विश्वास थोड़ा और गहरा हो जाता है। और हर बार जब तुम खुद से समझौता करते हो, वही विश्वास कमजोर पड़ता है। इसलिए अमीर लोग बड़े वादों से पहले छोटे वादों को निभाने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वो भीतर बनता है। इस हिस्से में यह भी समझ आता है कि स्पष्टता आत्मविश्वास की साथी होती है। जितना लक्ष्य साफ होता है, उतना ही निर्णय लेना आसान होता है, और जितना निर्णय आसान होता है, उतना ही संदेह कम होता है। इसलिए अमीर लोग अपने लक्ष्यों को धुंधला नहीं रखते। वे जानते हैं कि अस्पष्ट लक्ष्य दिमाग को भ्रमित करता है और भ्रम डर को जन्म देता है। अब यहां यह भी दिखता है कि विश्वास और क्रिया के बीच का संबंध कितना गहरा है, क्योंकि बिना क्रिया के विश्वास कमजोर पड़ता है और बिना विश्वास के क्रिया बिखर जाती है। और जब दोनों साथ चलते हैं तभी गति बनती है। इस भाग का मौन संदेश यही है कि अगर तुम अपने दिमाग में अपने ही खिलाफ अदालत चलाते रहोगे तो कभी निर्णय नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने भीतर के संदेह को पहचान कर भी आगे बढ़ते रहो तो वही संदेह धीरे धीरे तुम्हारी ताकत बन जाएगा। और आगे के हिस्सों में ये और स्पष्ट होगा कि ये आत्मविश्वास कैसे नेतृत्व में बदलता है, कैसे ये लोगों को आकर्षित करता है, और कैसे अंततः यही गुण इंसान को उस स्थिति में ले आता है जहां अवसर उसका इंतजार नहीं करवाते, बल्कि खुद उसके पास चल कर आते हैं। क्योंकि जब भीतर का विश्वास स्थिर हो जाता है तो बाहर की दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर पाती। अगर अब तुम्हें यह समझ आने लगा है कि आत्मविश्वास और निरंतर क्रिया मिलकर ही असली शक्ति बनाते हैं, तो अब कहानी उस चरण में प्रवेश करती है जहां यह साफ होता है कि अमीरी केवल व्यक्तिगत संघर्ष का परिणाम नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही लोगों के साथ जुड़ने की कला भी होती है। क्योंकि बहुत से लोग मेहनत करते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं, लेकिन अकेले रहकर थक जाते हैं। और यही वो जगह है जहां ये किताब मास्टरमाइंड की अवधारणा को एक नई गहराई देती है। ये केवल लोगों का समूह नहीं होता,
बल्कि साझा उद्देश्य से जुड़ी हुई। सोच की शक्ति होती है। जब दो या उससे अधिक लोग एक ही लक्ष्य पर ईमानदारी से काम करते हैं तो उनके विचार टकराते नहीं बल्कि मिलकर एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं। और यही ऊर्जा ऐसे समाधान जन्म देती है जो अकेले दिमाग से संभव नहीं होते। जरा सोचो कि तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी से बातचीत करते ही कोई जटिल समस्या अचानक सरल लगने लगी, क्योंकि सही प्रश्न और सही दृष्टिकोण मिलते ही दिमाग के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। अमीर लोग इस सिद्धांत को संयोग पर नहीं छोड़ते। वे जानबूझकर अपने आसपास ऐसे लोग चुनते हैं जो उनसे बेहतर सोचते हों, जो उन्हें चुनौती देते हों और जो उनकी सीमाओं को उजागर करते हों, क्योंकि वे जानते हैं कि आराम देने वाली संगति नहीं बल्कि चुनौती देने वाली संगति विकास लाती है। इस हिस्से में यह भी स्पष्ट होता है कि मास्टरमाइंड तभी काम करता है जब अहंकार बाहर रखा जाए, क्योंकि जैसे ही ये भावना आ जाती है कि मुझे सब कुछ पता है, सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है, और जहां सीख रुकती है वही विकास भी रुक जाता है। इसलिए अमीर लोग सुनने की कला विकसित करते हैं। वे जानते हैं कि हर इंसान किसी न किसी क्षेत्र में उनसे बेहतर हो सकता है और उसी से सीखने की मानसिकता उन्हें आगे रखती है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है कि नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं बल्कि दिशा देने की क्षमता का नाम है। और ये क्षमता तभी आती है जब व्यक्ति खुद अपने निर्णयों और उनके परिणामों की जिम्मेदारी लेना सीख लेता है। अमीर लोग परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वे ये नहीं पूछते कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि ये पूछते हैं कि अब इससे क्या किया जाए। और यही प्रश्न उन्हें निष्क्रिय पीड़ित से सक्रिय निर्माता में बदल देता है। इस हिस्से में यह भी दिखता है कि पैसा अक्सर उसी के पास टिकता है जो दूसरों के लिए मूल्य पैदा करना जानता है, क्योंकि धन अपने आप में लक्ष्य नहीं बल्कि उस समस्या का पुरस्कार होता है जिसे तुम हल करते हो। इसलिए अमीर लोग हमेशा इस पर ध्यान देते हैं कि वे किस समस्या को हल कर रहे हैं और कितने लोगों के लिए हल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समस्या का दायरा बढ़ता है वैसे वैसे धन का प्रवाह भी बढ़ता है। अब खुद से पूछो कि तुम जो काम कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हें व्यस्त रख रहा है या सच में किसी की जिंदगी को बेहतर बना रहा है, क्योंकि यही अंतर अंतः आय और प्रभाव दोनों को तय करता है। इस हिस्से में यह भी साफ किया जाता है कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा में अंतर समझना बहुत जरूरी है। अमीर लोग हर किसी को प्रतिद्वंद्वी नहीं मानते। वे जानते हैं कि सहयोग से बाजार बड़ा होता है और प्रतिस्पर्धा से सिर्फ तनाव बढ़ता है। इसलिए वे ऐसे गठबंधन बनाते हैं जहां सभी की जीत हो सके, और यही दीर्घकालिक सफलता की नींव रखता है। अब यहां यह भी समझ में आता है कि समय के साथ सही लोग खुद ब खुद जीवन में आने लगते हैं जब तुम्हारी सोच स्पष्ट और दिशा तय होती है, क्योंकि स्पष्टता आकर्षण पैदा करती है। लोग उसी के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसे खुद पता हो कि वो कहाँ जा रहा है। और यही कारण है कि अमीर लोग अपनी दृष्टि को छुपाते नहीं, वे उसे जीते हैं। इस हिस्से का गहरा संदेश यही है कि अकेले तेज चला जा सकता है, लेकिन साथ मिलकर बहुत दूर जाया जा सकता है। और जब सोच, विश्वास और सही संगति एक साथ आ जाते हैं तो अमीरी सिर्फ संभव नहीं बल्कि अपरिहार्य लगने लगती है। आगे के हिस्सों में ये और स्पष्ट होगा कि ये संगति, ये नेतृत्व और ये दृष्टि कैसे अवसरों को आकर्षित करती है और कैसे अंततः यही नेटवर्क किसी भी विचार को वास्तविकता में बदलने की शक्ति बन जाता है। अगर अब तुम्हें ये एहसास होने लगा है कि सही लोग, सही सोच और सही दिशा मिलकर ही असली शक्ति बनाते हैं, तो अब कहानी उस बिंदु की ओर बढ़ती है जहां अमीरी एक आंतरिक स्थिति से बाहरी वास्तविकता में बदलने लगती है, क्योंकि यहां से आगे बात सिर्फ विचारों और संबंधों की नहीं रहती बल्कि साहस और दृढ़ता की हो जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच इस हिस्से में यह स्पष्ट करता है कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वे ठीक उस मोड़ पर रुक जाते हैं जहां सफलता उनसे बस एक कदम दूर होती है, और यही वो जगह है जहां दृढ़ता यानी परसेवरेंस अमीर और औसत लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। जरा सोचो कि कितनी बार तुमने किसी काम को इसलिए छोड़ दिया
क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं मिला, और अगर तुमने उसी जगह थोड़ा और धैर्य रखा होता तो क्या नतीजा अलग हो सकता था। क्योंकि सच्चाई यह है कि अधिकांश बड़ी सफलताएं आखिरी प्रयास के बाद ही दिखाई देती हैं, उससे पहले नहीं। और जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो रुकने से डरता नहीं। इस हिस्से में यह भी उजागर होता है कि असफलता अक्सर एक छुपा हुआ संकेत लेकर आती है। वो बताती है कि या तो तरीका बदलने की जरूरत है या फिर समझ को गहरा करने की। लेकिन ज्यादातर लोग असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं, जबकि अमीर लोग उसे प्रतिक्रिया मानते हैं, निर्णय नहीं। और यही सोच उन्हें बार बार खड़े होने की ताकत देती है। अब यहां एक और गहरी बात सामने आती है कि इच्छा शक्ति कोई स्थायी गुण नहीं होती। वो वातावरण और आदतों से बनती और बिगड़ती रहती है। इसलिए अमीर लोग अपने जीवन से उन चीजों को धीरे धीरे हटाते हैं जो उनकी ओर जाको चूसती है, चाहे वो नकारात्मक बातचीत हो, निरर्थक गतिविधियां हो या ऐसे लोग हों जो हमेशा शंका और डर फैलाते हों, क्योंकि वे जानते हैं कि ऊर्जा सीमित है और उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। इस हिस्से में यह भी साफ किया जाता है कि सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि एक दिन सब कुछ आसान हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि रास्ता आसान नहीं होता, इंसान मजबूत होता जाता है और यही मजबूती धीरे धीरे संघर्ष को साधारण बना देती है। अब जरा खुद से पूछो कि जब चीजें कठिन हो जाती हैं तो क्या तुम ये सोचते हो कि ये मेरे लिए नहीं है, या ये सोचते हो कि ये मुझे बेहतर बना रहा है? क्योंकि यही सोच तय करती है कि तुम आगे बढ़ोगे या पीछे हटोगे। इस हिस्से में यह भी सामने आता है कि डर का आखिरी रूप असफलता नहीं बल्कि सफलता होती है, क्योंकि सफलता के साथ जिम्मेदारी आती है, अपेक्षाएं आती हैं और स्वयं को लगातार साबित करने का दबाव आता है। और बहुत से लोग इसी दबाव से डरकर अनजाने में पीछे हट जाते हैं। अमीर लोग इस दबाव को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यही कीमत है स्वतंत्रता और नियंत्रण की। अब यहां ये समझ भी गहराती है कि हर संघर्ष किसी न किसी रूप में तुम्हें उस व्यक्ति में ढाल रहा होता है जो आगे आने वाली सफलता को संभाल सके। अगर संघर्ष न हो तो सफलता बोझ बन जाती है। और यही कारण है कि अमीर लोग कठिन दौर को अभिशाप नहीं बल्कि प्रशिक्षण मानते हैं। इस हिस्से का एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ता मिलकर इंसान को अदृश्य रूप से अनुशासित बना देते हैं। उसे हर दिन प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसकी दिशा तय होती है और यही स्थिति उसे लगातार आगे बढ़ाती है। अब कहानी धीरे धीरे उस चरण की ओर बढ़ रही है जहां यह साफ दिखने लगता है कि अमीरी कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं बल्कि धीरे धीरे तैयार होने वाला परिणाम है। और जो इंसान इस तैयारी को बीच में छोड़ देता है वो कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। आगे के हिस्सों में ये और स्पष्ट होगा कि ये दृढ़ता कैसे आदतों में बदलती है, कैसे ये आदतें अवसरों को जन्म देती है और कैसे अंततः यही निरंतरता इंसान को उस स्थिति में ले आती है जहां सफलता उसके लिए अपवाद नहीं बल्कि सामान्य स्थिति बन जाती है। क्योंकि जब इंसान भीतर से टूटने के बजाय और मजबूत होना सीख लेता है तो बाहर की कोई भी बाधा उसे लंबे समय तक रोक नहीं पाती। अगर इस सफर में अब तुम्हें यह साफ महसूस होने लगा है कि अमीरी का रास्ता बाहर की दुनिया से ज्यादा भीतर की मजबूती पर टिका होता है, तो अब कहानी उस स्तर पर पहुंचती है जहां सोच और कर्म के बीच का अंतर लगभग मिटने लगता है। क्योंकि यहां से आगे अमीर और औसत इंसान में फर्क ये नहीं रह जाता कि कौन ज्यादा जानता है, बल्कि ये हो जाता है कि कौन अपने ज्ञान को कितनी ईमानदारी से जीवन में उतारता है। थिंक एंड ग्रो रिच इस हिस्से में यह स्पष्ट करता है कि ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं होता। शक्ति तब बनता है जब उसे सही समय पर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। ज्यादातर लोग जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बातें सुनते हैं, लेकिन वही करते रहते हैं जो वे पहले करते आए हैं और फिर शिकायत करते हैं कि कुछ बदल क्यों नहीं रहा। अमीर लोग इसके उलट होते हैं। वे सीखने से ज्यादा लागू करने पर ध्यान देते हैं, भले ही वो अनुप्रयोग छोटा ही क्यों न हो, क्योंकि वे जानते हैं कि अधूरा ज्ञान भी अगर उपयोग में लाया जाए तो आगे का रास्ता दिखा देता है। अब जरा खुद से पूछो
कि जो बातें तुम अब तक सीख चुके हो, उनमें से कितनी बातें सच में तुम्हारे रोज के निर्णयों का हिस्सा बनी है। क्योंकि यही सवाल तय करता है कि ज्ञान तुम्हारे लिए साधन बनेगा या सिर्फ संग्रह। इस हिस्से में यह भी सामने आता है कि अवसर अक्सर उसी को मिलते हैं जो पहले से तैयार होता है। बाहर से देखने पर यह अचानक लग सकता है, लेकिन भीतर तैयारी लंबे समय से चल रही होती है। अमीर लोग इसी कारण हर समय खुद को तैयार रखते हैं। वे ये नहीं जानते कि अगला अवसर कब आएगा, लेकिन वे ये जरूर जानते हैं कि जब आएगा तो वे पहचान लेंगे, और यही पहचान उन्हें दूसरों से अलग कर देती है। इस भाग में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आत्म प्रेरणा का मतलब हर दिन उत्साहित महसूस करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है बिना उत्साह के भी सही काम करना। क्योंकि उत्साह एक भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन एक निर्णय है जो टिकता है। और अमीर लोग भावना पर नहीं बल्कि निर्णय पर चलते हैं। इसलिए वे उन दिनों भी आगे बढ़ते रहते हैं जब मन नहीं करता, और यही निरंतरता उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। अब यहाँ एक और सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात सामने आती है कि दिमाग उन्हीं लक्ष्यों के लिए रास्ते खोजता है जिन्हें वह महत्वपूर्ण मानता है। अगर लक्ष्य सिर्फ इच्छा के स्तर पर है तो दिमाग उसे प्राथमिकता नहीं देता, लेकिन जब लक्ष्य पहचान का हिस्सा बन जाता है, जब इंसान खुद को उसी लक्ष्य के साथ देखने लगता है, तब दिमाग हर जगह उसी से जुड़े संकेत पहचानने लगता है। और यही कारण है कि अमीर लोग खुद को पहले ही उस भूमिका में देखने लगते हैं जिसे वे पाना चाहते हैं। वे अभी नहीं कहते कि मैं बनूंगा, वे भीतर से मान लेते हैं कि मैं वही हूं जो मैं बनने जा रहा हूं। और यही मानसिक स्थिति उनके व्यवहार को धीरे धीरे उसी दिशा में ढाल देती है। इस हिस्से में यह भी समझ में आता है कि आत्मसम्मान और आत्मानुशासन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो इंसान खुद की इज्जत करता है वो खुद से किए गए वादों को हल्के में नहीं लेता, और जो खुद से किए गए वादों को निभाता है उसका आत्मसम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाता है। ये एक चक्र है जो ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर, और अमीर लोग इसे ऊपर की ओर ले जाने का निर्णय लेते हैं। अब जरा अपने जीवन को देखो और सोचो कि तुम किन वादों को बार बार तोड़ते आए हो, क्योंकि वहीं से आत्मविश्वास का क्षरण शुरू होता है, और वहीं से सुधार की सबसे सशक्त शुरुआत भी हो सकती है। इस हिस्से में यह भी उजागर होता है कि धन के प्रति नजरिया जितना साफ होगा, धन का प्रवाह उतना ही सहज होगा। जो लोग धन को संदेह, अपराध बोध या डर से देखते हैं, वे अनजाने में उसे दूर धकेलते हैं, जबकि अमीर लोग धन को एक तटस्थ साधन के रूप में देखते हैं, न अच्छा न बुरा, बल्कि एक उपकरण। और यही तटस्थता उन्हें स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करती है। अब कहानी धीरे धीरे उस स्थिति की ओर बढ़ रही है जहां यह साफ दिखने लगता है कि अमीरी का असली संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि पुराने मानसिक पैटर्न से होता है। और जो इंसान उन पैटर्न को पहचान कर बदल लेता है, वो उसी क्षण से नए परिणामों की ओर बढ़ने लगता है। आगे आने वाले हिस्सों में ये और स्पष्ट होगा कि ये नई सोच कैसे व्यवहार में उतरती है, कैसे ये व्यवहार अवसरों को जन्म देता है, और कैसे अंततः यही निरंतर अभ्यास उस जीवन का निर्माण करता है जिसे बाहर से देखने पर लोग भाग्य कह देते हैं, जबकि भीतर से वो पूरी तरह अर्जित किया हुआ होता है। अगर इस यात्रा में अब तुम्हें यह साफ दिखने लगा है कि अमीरी का असली खेल जानकारी जुटाने का नहीं बल्कि सोच को स्थायी रूप से बदलने का है, तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसान को अपने सबसे पुराने शत्रु से सामना करना पड़ता है। और वो शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है, क्योंकि यहां बात आती है आदतों, आराम और पुराने धर्रों की, जिन्हें छोड़ना सबसे कठिन होता है। थिंक एंड ग्रो रिच इस हिस्से में यह स्पष्ट करता है कि ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान स्थिति से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि वह उन्हें परिचित लगती है, भले ही वह स्थिति उन्हें संतुष्ट न करती हो। दिमाग अनजाने को खतरा मानता है और जाने पहचाने दुख को भी सुरक्षित महसूस करता है। और यही वजह है कि लोग बदलाव की बात तो करते हैं, लेकिन जैसे ही असुविधा सामने आती है वे पीछे हट जाते हैं। अब जरा सोचो कि कितनी बार तुमने ये कहा है कि अब बहुत हो गया, अब बदलना है, और फिर कुछ दिनों बाद वही पुरानी दिनचर्या लौट आई, क्योंकि बदलाव सिर्फ इच्छा से नहीं आता,
वो सिस्टम से आता है और अमीर लोग इसी कारण अपने जीवन में सिस्टम बनाते हैं। वे अपने फैसलों को भावना पर नहीं छोड़ते बल्कि संरचना में ढाल देते हैं ताकि जब मन कमजोर पड़े तब भी दिशा न बदले। इस हिस्से में यह भी सामने आता है कि अनुशासन का मतलब कठोर जीवन नहीं बल्कि स्पष्ट जीवन होता है, जहां हर चीज का उद्देश्य तय होता है और यही स्पष्टता दिमाग को थकने नहीं देती। अमीर लोग हर दिन ये तय नहीं करते कि क्या करना है, वे पहले ही तय कर चुके होते हैं कि वे किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और उनके छोटे फैसले उसी पहचान के अनुसार निकलते हैं। अब यहां एक और गहरी बात सामने आती है कि इंसान वही बनता है जिसकी वो अपेक्षा खुद से करता है। अगर तुम खुद से बहुत कम अपेक्षा रखते हो तो दिमाग भी उसी स्तर पर काम करता है, लेकिन अगर तुम अपने लिए ऊंचा मानक तय करते हो तो दिमाग धीरे धीरे उसी स्तर के समाधान ढूंढने लगता है। अमीर लोग इसी कारण अपने लिए ऊंचे मानक तय करते हैं, न दूसरों को दिखाने के लिए बल्कि खुद को प्रशिक्षित करने के लिए। इस हिस्से में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आराम और प्रगति अक्सर एक साथ नहीं चलते, और यह बात डराने के लिए नहीं बल्कि स्पष्ट करने के लिए है, क्योंकि आराम एक स्थिति है और प्रगति एक प्रक्रिया, और प्रक्रिया हमेशा कुछ असुविधा मांगती है। अब जरा खुद से पूछो कि जब तुम्हें असुविधा महसूस होती है तो क्या तुम उसे संकेत मानते हो कि कुछ गलत है, या संकेत मानते हो कि कुछ नया बन रहा है? क्योंकि यही दृष्टिकोण तय करता है कि तुम आगे बढ़ोगे या पीछे हटोगे। इस हिस्से में यह भी सामने आता है कि दिमाग जिस पहचान को स्वीकार कर लेता है वही व्यवहार में उतरने लगती है। इसलिए अमीर लोग खुद को संघर्षरत नहीं बल्कि निर्माणरत मानते हैं। वे ये नहीं कहते कि मैं कोशिश कर रहा हूं, वे कहते हैं कि मैं बना रहा हूं, और यही भाषा उनके व्यवहार को भी बदल देती है। अब यहां यह भी समझ में आता है कि समय के साथ छोटे छोटे सुधार कैसे बड़े अंतर पैदा करते हैं। अमीर लोग एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करते, वे हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि निरंतरता चमत्कार से ज्यादा भरोसेमंद होती है, और यही कारण है कि वे लंबे समय तक टिक पाते हैं। इस हिस्से का मौन संदेश यही है कि जो इंसान अपने जीवन में सिस्टम बना लेता है वही भावनाओं के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ पाता है, और जब यह स्थिति आ जाती है तो सफलता बाहरी लक्ष्य नहीं बल्कि आंतरिक परिणाम बन जाती है। आगे के हिस्सों में ये और स्पष्ट होगा कि यही सिस्टम कैसे अवसरों को आकर्षित करता है, कैसे ये व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पहुंचा देता है, और कैसे अंततः ये पूरी प्रक्रिया उस बिंदु तक ले जाती है जहां अमीरी सिर्फ धन नहीं बल्कि नियंत्रण, स्पष्टता और स्वतंत्रता का नाम बन जाती है। क्योंकि जब जीवन में दिशा तय हो जाती है तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो, इंसान भटकता नहीं। अगर अब तक ये स्पष्ट हो गया है कि अमीरी कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि एक गहराई से निर्मित प्रक्रिया है, तो अब कहानी उस अंतिम तैयारी की ओर बढ़ती है जहां इंसान अपनी सोच, आदतों और दृष्टि को एक स्थायी रूप देने लगता है। क्योंकि यहां से आगे बदलाव अस्थायी नहीं रहता, वो पहचान बन जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच इस हिस्से में यह दिखाता है कि जो इंसान अपनी सोच को बार बार बदलता है लेकिन अपनी पहचान को नहीं बदलता, वो थोड़ी प्रगति के बाद फिर पुराने स्तर पर लौट आता है, जबकि जो अपनी पहचान बदल लेता है उसके लिए पीछे लौटना कठिन हो जाता है। अब जरा सोचो कि तुम खुद को किस रूप में देखते हो। क्या तुम खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हो जो अवसर मिलने पर सफल हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति मानते हो जो हर परिस्थिति में रास्ता निकाल लेता है? क्योंकि यही आंतरिक पहचान तुम्हारे हर निर्णय को दिशा देती है। इस हिस्से में यह भी स्पष्ट होता है कि अमीर लोग खुद को परिस्थितियों का उत्पाद नहीं बल्कि अपने निर्णयों का परिणाम मानते हैं। वे ये नहीं कहते कि हालात अच्छे होंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, वे कहते हैं कि मैं आगे बढ़ूंगा ताकि हालात बदलें, और यही दृष्टिकोण उन्हें मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है जहां यह समझ गहराती है कि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को भविष्य में टाल देते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अमीर लोग भविष्य को आज के फैसलों से गढ़ते हैं। वे जानते हैं कि जो कुछ भी वे आज टाल रहे हैं वही कल उनकी सीमा बन जाएगा।
इसलिए वे छोटे लेकिन निर्णायक कदम लेने से नहीं डरते। इस हिस्से में यह भी सामने आता है कि स्पष्टता और साहस आपस में जुड़े होते हैं। जितना लक्ष्य साफ होता है उतना ही डर कम होता है, और जितना डर कम होता है उतना ही साहस बढ़ता है। इसलिए अमीर लोग अपने लक्ष्यों को अस्पष्ट नहीं रखते। वे जानते हैं कि धुंधले लक्ष्य दिमाग को भ्रमित करते हैं और भ्रम निर्णय को रोक देता है। अब यहां यह भी दिखता है कि अमीरी के रास्ते में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि एक दिन प्रेरणा आएगी और सब कुछ आसान हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि प्रेरणा अक्सर क्रिया के बाद आती है, पहले नहीं। अमीर लोग इसीलिए प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे क्रिया करते हैं और क्रिया से ही प्रेरणा पैदा करते हैं, और यही चक्र उन्हें लगातार आगे बढ़ाता है। इस हिस्से में यह भी समझ में आता है कि हर इंसान के भीतर एक आंतरिक आवाज होती है जो या तो उसे आगे धकेलती है या पीछे खींचती है। अमीर लोग उस आवाज को प्रशिक्षित करते हैं। वे उसे आलोचक नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनाते हैं, और यही कारण है कि वे कठिन परिस्थितियों में भी स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं। अब जरा अपने भीतर की उस आवाज को सुनो और सोचो कि वह तुम्हें क्या कहती है। क्या वह तुम्हें डराती है या दिशा दिखाती है? क्योंकि वही आवाज अंततः तुम्हारी दिशा तय करेगी। इस हिस्से का गहरा संदेश यही है कि अमीरी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से बाहर की ओर फैलती है। जब सोच स्थिर हो जाती है, जब पहचान साफ हो जाती है और जब क्रिया आदत बन जाती है, तब परिणाम अपने आप आने लगते हैं। और आगे के हिस्सों में ये और स्पष्ट होगा कि ये स्थिरता कैसे दीर्घकालिक सफलता में बदलती है, कैसे ये व्यक्ति को अस्थायी जीत से ऊपर उठाकर स्थायी समृद्धि की ओर ले जाती है, और कैसे अंततः ये पूरी यात्रा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां अमीरी केवल धन की मात्रा नहीं रह जाती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में नियंत्रण और संतुलन का प्रतीक बन जाती है। क्योंकि जब इंसान भीतर से तैयार हो जाता है, तब बाहर की दुनिया को बदलना बस समय की बात रह जाती है। अगर अब तक ये एहसास गहराने लगा है कि अमीरी किसी एक क्षण का परिणाम नहीं बल्कि लंबे समय तक ली गई सही दिशा वाले निर्णयों का जोड़ होती है, तो अब कहानी उस निर्णायक चरण में पहुंचती है जहां इंसान की सोच स्थिर होकर जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगती है। क्योंकि यहां से आगे फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम क्या जानते हो, बल्कि इस बात से पड़ता है कि तुम किस स्तर की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। थिंक एंड ग्रो रिच इस हिस्से में यह साफ करता है कि जिम्मेदारी से भागना दरअसल स्वतंत्रता से भागना है। क्योंकि पैसा, शक्ति और अवसर हमेशा उसी इंसान की ओर आते हैं जो ये कहने का साहस रखता है कि परिणाम चाहे जैसा हो, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अब जरा अपने जीवन के उन क्षेत्रों को देखो जहां तुम बार बार परिस्थितियों, लोगों या किस्मत को दोष देते आए हो, और सोचो कि अगर वही तुम जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो तो क्या बदल सकता है। क्योंकि जैसे ही इंसान दोष देना छोड़ता है, वैसे ही उसके हाथ में नियंत्रण आ जाता है, और नियंत्रण ही अमीरी का असली आधार होता है। इस हिस्से में यह भी स्पष्ट होता है कि आत्मानुशासन अब बोझ नहीं बल्कि पहचान बन चुका होता है। इंसान को खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता, वो वही करता है जो उसके लक्ष्य के अनुरूप होता है, क्योंकि उसका दिमाग अब उसी ढांचे में ढल चुका होता है। अमीर लोग इसीलिए कम निर्णय लेते हैं, लेकिन सही निर्णय लेते हैं। वे हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे चुनते हैं कि किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है, और यही चयन उनकी ऊर्जा को बिखरने से बचाता है। अब यहां एक और सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बात सामने आती है कि समय के साथ अमीर लोग जोखिम से डरना नहीं छोड़ते, बल्कि जोखिम को मापना सीख लेते हैं। वे अंधे साहस से नहीं बल्कि गणना किए गए कदमों से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जोखिम से भागना भी एक जोखिम है, और बिना जोखिम लिए कोई भी बड़ा परिणाम संभव नहीं होता। इस हिस्से में यह भी समझ आता है कि धैर्य अब प्रतीक्षा नहीं बल्कि रणनीति बन जाता है। अमीर लोग जानते हैं कि कब तेज चलना है और कब रुककर देखना है। वे हर समय दौड़ते नहीं, लेकिन जब दौड़ते हैं तो पूरी ताकत के साथ, और यही संतुलन उन्हें लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है। अब जरा सोचो कि क्या तुम हर समय जल्दी में रहते हो या सही समय का इंतजार भी करना जानते हो, क्योंकि यही समझ अंततः अनुभव में बदलती है।
इस हिस्से में यह भी सामने आता है कि विफलता अब डराने वाली नहीं रह जाती, वो डेटा बन जाती है। हर असफल प्रयास एक जानकारी देता है कि क्या काम नहीं किया, और यही जानकारी अगले प्रयास को बेहतर बनाती है। अमीर लोग इसी कारण भावनात्मक रूप से असफलता से नहीं जुड़ते। वे उसे व्यक्तिगत अपमान नहीं मानते, बल्कि सीख मानते हैं, और यही दृष्टिकोण उन्हें मानसिक रूप से स्थिर रखता है। अब यहां यह भी स्पष्ट होता है कि सफलता के साथ विनम्रता का होना कितना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही अहंकार आता है, सीख रुक जाती है, और जहां सीख रुकती है वही गिरावट शुरू हो जाती है। अमीर लोग इसीलिए अपने भीतर हमेशा एक विद्यार्थी की भावना बनाए रखते हैं, चाहे वे कितने भी आगे क्यों न निकल जाएं। इस हिस्से का गहरा संदेश यही है कि अमीरी का अंतिम रूप केवल धन नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, स्पष्टता और निरंतर विकास की अवस्था होती है। और जब इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है, तो वो परिस्थितियों के पीछे नहीं दौड़ता, परिस्थितियां उसके अनुरूप ढलने लगती हैं। आगे के हिस्सों में ये और स्पष्ट होगा कि यही मानसिक परिपक्वता कैसे स्थायी समृद्धि में बदलती है, कैसे ये व्यक्ति को केवल सफल नहीं बल्कि प्रभावशाली बनाती है, और कैसे अंततः ये पूरी यात्रा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां इंसान धन का पीछा नहीं करता, बल्कि धन उसकी दिशा पहचान कर उसके साथ चलने लगता है, क्योंकि तब सोच, निर्णय और क्रिया एक ही प्रवाह में बहने लगते हैं। अगर अब यह साफ महसूस होने लगा है कि अमीरी का अंतिम रूप सिर्फ धन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि जीवन को एक स्पष्ट दिशा में बहते हुए देखना है, तो अब कहानी उस बिंदु के और पास आ जाती है जहां सोच पूरी तरह परिपक्व होकर व्यवहार में स्थिर हो जाती है, क्योंकि यहां से आगे इंसान को बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। उसकी आदतें ही उसका प्रमाण बन जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच इस चरण में यह दिखाता है कि जब किसी व्यक्ति की आंतरिक संरचना मजबूत हो जाती है, तो बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव उसे हिलाते नहीं बल्कि परखते हैं, और यही परख ये तय करती है कि वो व्यक्ति अस्थायी सफलता के लिए बना है या स्थायी समृद्धि के लिए। अब जरा सोचो कि जब हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं होते, तब तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी असली पहचान उजागर करते हैं। अमीर लोग विपरीत परिस्थितियों में घबराते नहीं, वे शांत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि घबराहट सोच को कमजोर करती है, और कमजोर सोच गलत निर्णयों को जन्म देती है। इस हिस्से में यह भी स्पष्ट होता है कि भावनात्मक संतुलन धन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन को खोया जा सकता है, लेकिन संतुलन खोने पर इंसान खुद को खो देता है। और अमीर लोग इसीलिए अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, बल्कि समझते हैं। वे जानते हैं कि हर भावना एक संकेत लेकर आती है। सवाल सिर्फ यह होता है कि इंसान उस संकेत को समझकर प्रतिक्रिया देता है या उसी भावना में बजाता है। अब यहां एक और गहरी बात सामने आती है कि अमीरी का असली लाभ आराम नहीं, बल्कि विकल्प होता है। विकल्प ये चुनने का कि क्या करना है, किसके साथ करना है और कब करना है, और यही विकल्प इंसान को मानसिक स्वतंत्रता देता है। अमीर लोग इसी कारण अपने जीवन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वे मजबूरी से नहीं, बल्कि पसंद से निर्णय लें। और यह डिजाइन एक दिन में नहीं बनता, ये वर्षों की स्पष्ट सोच और अनुशासन का परिणाम होता है। इस हिस्से में यह भी उजागर होता है कि स्पष्टता अब बाहरी लक्ष्य से हटकर आंतरिक मूल्यों पर टिक जाती है। इंसान ये जान लेता है कि उसे क्या नहीं चाहिए, और यही न जानने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि जैसे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या नहीं चाहिए, ध्यान स्वतः ही सही दिशा में टिक जाता है। अब जरा खुद से पूछो कि क्या तुमने कभी यह तय किया है कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए, क्योंकि वहीं से जीवन सरल होना शुरू होता है। इस हिस्से में यह भी दिखाया जाता है कि समय के साथ अमीर लोग बाहरी मान्यता की भूख खो देते हैं। उन्हें तालियों या प्रशंसा की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनका संतोष भीतर से आता है, और यही संतोष उन्हें दूसरों के निर्णयों से स्वतंत्र बनाता है। अब यहां यह समझ और गहरी होती है कि सबसे बड़ा जोखिम असफल होना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक सामर्थ्य से नीचे जीना है। और अमीर लोग इसी डर से प्रेरित रहते हैं। वे जानते हैं
कि अगर उन्होंने अपने भीतर की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया तो जीवन के अंत में पछतावा ही सबसे बड़ी कीमत होगी। इस हिस्से का मौन संदेश यही है कि जब इंसान अपनी सोच, भावनाओं और आदतों को एक दिशा में संरेखित कर लेता है तो अमीरी अपने आप एक परिणाम के रूप में प्रकट होने लगती है। उसे खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब ये यात्रा धीरे धीरे उस अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है जहां यह स्पष्ट हो जाएगा कि थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे बड़ा रहस्य कोई बाहरी सूत्र नहीं बल्कि ये समझ है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। और जब ये समझ स्थायी हो जाती है तो जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। अगर अब ये यात्रा तुम्हें इस बिंदु तक ले आई है जहां अमीरी एक लक्ष्य से ज्यादा जीवन जीने की अवस्था लगने लगी है तो अब कहानी उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ती है जिसे समझ लेने के बाद इंसान को बाहर से बहुत कम बदलने की जरूरत पड़ती है क्योंकि भीतर का ढांचा पूरा हो चुका होता है। थिंक एंड ग्रो रिच का यह हिस्सा यह स्पष्ट करता है कि जब सोच, भावना और क्रिया एक ही दिशा में बहने लगती है तो परिणामों के लिए जोर लगाना नहीं पड़ता, वे अपने आप प्रकट होने लगते हैं। अब जरा पीछे मुड़कर देखो और सोचो कि इस पूरी यात्रा में क्या बदला है, क्या बाहर की दुनिया या भीतर की दृष्टि? क्योंकि सच ये है कि बाहर की दुनिया वही रहती है, बदलता है तो उसे देखने का तरीका, और जैसे ही देखने का तरीका बदलता है अवसर दिखाई देने लगते हैं। इस हिस्से में यह साफ होता है कि अमीर लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान को नहीं खोते, वे वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि भविष्य आज के फैसलों से ही बन रहा है। इसलिए वे हर छोटे निर्णय को सम्मान देते हैं, हर छोटे प्रयास को महत्व देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यही छोटे बीच समय के साथ विशाल वृक्ष बनते हैं। अब यहां एक और गहरी समझ सामने आती है कि धन का सबसे बड़ा लाभ सुरक्षा नहीं बल्कि स्पष्टता है। स्पष्टता ये जानने की कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। और जो व्यक्ति इस स्पष्टता तक पहुंच जाता है वो बाहरी दबावों से मुक्त हो जाता है। अमीर लोग इसीलिए भीड़ का अनुसरण नहीं करते, वे अपने मूल्यों के अनुसार चलते हैं, भले ही वो रास्ता अकेला क्यों न हो, क्योंकि उन्हें पता है कि भीड़ अक्सर वहां जाती है जहां प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा और संतोष सबसे कम होता है। इस हिस्से में यह भी समझ में आता है कि सबसे बड़ी दौलत समय और ध्यान होती है, और जो इंसान इन्हें नियंत्रित करना सीख लेता है वो किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग निकाल सकता है। अमीर लोग इसी कारण अपने समय को हल्के में नहीं लेते। वे जानते हैं कि पैसा फिर कमाया जा सकता है लेकिन समय नहीं। इसलिए वे अपने जीवन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उनका समय उन्हीं चीजों में लगे जो उनके मूल उद्देश्य के अनुरूप हो। अब जरा खुद से पूछो कि तुम्हारा समय इस समय किन चीजों में जा रहा है और क्या वे चीजें उस जीवन की ओर ले जा रही है जिसे तुम सच में जीना चाहते हो, क्योंकि यही प्रश्न अंततः दिशा तय करता है। इस हिस्से में यह भी उजागर होता है कि जब इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है तो उसे बाहर से पुष्टि की आवश्यकता नहीं रहती। वो अपनी प्रगति को दूसरों से तुलना करके नहीं बल्कि अपने मानकों से मापता है, और यही स्वतंत्रता उसे मानसिक रूप से समृद्ध बनाती है। अब यहां यह समझ भी पूर्ण होने लगती है कि अमीरी कोई अंतिम मंजिल नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जहां सीखना, समायोजन और विकास कभी रुकता नहीं। और जो इंसान इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है वो कभी खाली महसूस नहीं करता क्योंकि उसके पास हमेशा अगला स्तर होता है। इस हिस्से का मौन संदेश यही है कि जब इंसान अपने भीतर की स्पष्टता, अनुशासन और उद्देश्य को स्थायी बना लेता है तो धन उसका पीछा करता है, उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही वो अवस्था है जहां थिंक एंड ग्रो रिच की शिक्षा पूरी होकर जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है, क्योंकि तब अमीरी सिर्फ कमाई नहीं रह जाती बल्कि सोच, निर्णय और अस्तित्व की एक स्थिर अवस्था बन जाती है। और यहीं से ये यात्रा अपने अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ती है जहां सारी सीखें एक सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य में सिमटने वाली है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही जीवन वो धीरे धीरे रचता चला जाता है। अगर इस पूरी यात्रा को सुनते हुए अब तुम्हारे भीतर ये स्पष्ट हो गया है कि अमीरी किसी बाहरी दौर का नाम नहीं बल्कि भीतर बने एक स्थिर ढांचे का परिणाम है,
तो अब कहानी उस अंतिम समापन की ओर बढ़ती है जहां सारे विचार, सिद्धांत और अनुभव एक साथ जुड़कर एक सरल लेकिन गहरे सत्य में बदल जाते हैं। क्योंकि यहां आकर यह समझ पूरी तरह बैठ जाती है कि थिंक एंड ग्रो रिच किसी चमत्कार की किताब नहीं है, बल्कि इंसान की सोच को उसकी वास्तविक क्षमता से परिचित कराने का माध्यम है। इस अंतिम चरण में यह साफ दिखाई देता है कि जितनी भी बातें अब तक सामने आई वे अलग अलग नियम नहीं थी, बल्कि एक ही प्रक्रिया के अलग अलग पहलू थे। इच्छा ने दिशा दी, विश्वास ने ऊर्जा दी, निर्णय ने गति दी, अनुशासन ने स्थिरता दी और निरंतरता ने परिणाम को अपरिहार्य बना दिया। और अब जरा खुद से ये प्रश्न पूछो कि अगर ये सब इतना स्पष्ट है तो ज्यादातर लोग वहां क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि उत्तर यही है कि ज्यादातर लोग आधे रास्ते में रुक जाते हैं। वे सोच बदल लेते हैं लेकिन पहचान नहीं बदलते। वे प्रेरित हो जाते हैं लेकिन आदतें नहीं बदलते। और यही अंतर अंततः परिणामों में दिखाई देता है। अमीर लोग इसीलिए अलग दिखते हैं क्योंकि वे जो समझते हैं उसे जीने लगते हैं। उनके लिए यह कोई अस्थायी प्रयास नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाता है। इस अंतिम हिस्से में यह भी पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि अमीरी का असली अर्थ धन की मात्रा नहीं बल्कि विकल्पों की स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता जहां इंसान डर के आधार पर नहीं बल्कि समझ के आधार पर निर्णय लेता है, जहां वह मजबूरी से नहीं बल्कि उद्देश्य से काम करता है और जहां उसका समय, ऊर्जा और ध्यान उसी दिशा में बहता है जिसे उसने स्वयं चुना है। अब यहां यह भी समझ में आता है कि जब इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। उसकी शांति ही उसका प्रमाण बन जाती है, क्योंकि भीतर की स्थिरता बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती और यही स्थिरता उसे लंबे समय तक सफल बनाए रखती है। इस अंतिम चरण का सबसे गहरा संदेश यही है कि अमीरी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से हासिल किया जाए। वो भीतर बनाई जाती है और बाहर प्रकट होती है। जैसे बीज पहले मिट्टी में जड़ पकड़ता है और फिर पेड़ बनकर दिखाई देता है। अगर भीतर तैयारी न हो तो बाहर कुछ भी टिकता नहीं, और अगर भीतर तैयारी पूरी हो जाए तो बाहर का परिणाम देरसबेर सामने आ ही जाता है। अब इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समेटा जाए तो वो यही होगा कि इंसान जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है और जैसा लगातार करता है, अंततः वही बन जाता है। और जब ये समझ जीवन का हिस्सा बन जाती है तो अमीरी कोई लक्ष्य नहीं रह जाती, बल्कि उस जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती है जिसे इंसान पूरे होश, अनुशासन और स्पष्टता के साथ जीता है। और यही वो अंतिम सत्य है जिस पर यह पूरी किताब टिकती है, क्योंकि जब सोच सही दिशा में स्थिर हो जाती है तो धन, अवसर और प्रभाव अपने आप उसी दिशा में बहने लगते हैं, बिना जोर लगाए, बिना भागदौड़ किए, बस समय के साथ। और यही वो क्षण है जहां थिंक एंड ग्रो रिच की यात्रा पूरी होकर एक नई यात्रा की शुरुआत बन जाती है। उस जीवन की यात्रा जहां इंसान परिस्थितियों का अनुसरण नहीं करता, बल्कि अपनी सोच के बल पर उन्हें आकार देता है। अगर अब ये पूरी यात्रा तुम्हें इस बिंदु तक ले आई है जहां सारे विचार एक शांत स्पष्टता में बदल चुके हैं, तो अब ये समझ पूरी तरह बैठ जाती है कि अमीरी का अंतिम रहस्य किसी बाहरी तकनीक में नहीं बल्कि उस व्यक्ति में छिपा होता है जो इन सिद्धांतों को रोजमर्रा के जीवन में जीता है। क्योंकि यहां से आगे सवाल ये नहीं रहता कि क्या करना है, बल्कि ये रहता है कि बने कैसे रहना है। थिंक एंड ग्रो रिच का ये चरण ये स्पष्ट करता है कि स्थायी समृद्धि का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी असफलता नहीं बल्कि आंतरिक ढीलापन होता है। वही क्षण जब इंसान ये मान लेता है कि अब काफी हो गया, अब और सीखने या अनुशासन की जरूरत नहीं, और यही वो क्षण होता है जहां गिरावट चुपचाप शुरू हो जाती है। अमीर लोग इस जाल से इसलिए बच पाते हैं क्योंकि वे खुद को कभी पूर्ण नहीं मानते। वे जानते हैं कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कोई पड़ाव नहीं। इसलिए वे अपनी सोच को नियमित रूप से परखते हैं, अपनी आदतों की समीक्षा करते हैं और अपने उद्देश्य को बार बार स्पष्ट करते हैं ताकि दिशा कभी धुंधली न पड़े। अब जरा खुद से पूछो कि अगर आज तुम्हें वो जीवन मिल जाए जिसकी तुम कल्पना करते हो, तो क्या तुम्हारे भीतर उसे बनाए रखने की संरचना है? क्योंकि पाना
और बनाए रखना दो अलग क्षमताएं हैं। और अमीर लोग इसी दूसरे कौशल पर सबसे ज्यादा काम करते हैं। इस हिस्से में यह भी साफ होता है कि जब इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है तो बाहरी प्रशंसा और आलोचना दोनों ही उसे समान रूप से छूती है, न बहुत ऊपर उठाती है न बहुत नीचे गिराती है, क्योंकि उसका मूल्यबोध अब दूसरों की राय पर नहीं बल्कि अपने मानकों पर टिका होता है। और यही स्वतंत्रता उसे मानसिक रूप से समृद्ध बनाती है। अब यहां यह समझ और गहरी होती है कि धन का सर्वोच्च उपयोग उपभोग नहीं बल्कि सृजन होता है। अमीर लोग धन को सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं मानते बल्कि मूल्य बनाने का माध्यम मानते हैं। चाहे वो लोगों के जीवन में सुधार हो, नए अवसरों का निर्माण हो या विचारों का विस्तार। और यही दृष्टिकोण उन्हें केवल अमीर नहीं बल्कि प्रभावशाली भी बनाता है। इस हिस्से में यह भी उजागर होता है कि जीवन में संतुलन का अर्थ सब कुछ बराबर बांटना नहीं बल्कि सही समय पर सही चीज को प्राथमिकता देना होता है। अमीर लोग ये जानते हैं कि कुछ चरणों में काम को अधिक समय देना पड़ता है और कुछ चरणों में संबंधों और स्वास्थ्य को, और यही समझ उन्हें लंबे समय तक स्थिर बनाए रखती है। अब जरा सोचो कि क्या तुम अपने जीवन में प्राथमिकताओं को सच में चुनते हो या हालात उन्हें चुनने देते हैं? क्योंकि यही अंतर अंतः नियंत्रण और मजबूरी के बीच की रेखा खींचता है। इस हिस्से का मौन संदेश यही है कि जब इंसान अपने भीतर स्पष्टता, अनुशासन और उद्देश्य को जीवित रखता है तो अमीरी एक परिणाम के रूप में नहीं बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति के रूप में बनी रहती है। उसे रोज साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही वो अवस्था है जहां जीवन संघर्ष नहीं बल्कि अभिव्यक्ति बन जाता है। आगे के अंतिम हिस्से में ये पूरी यात्रा अपने सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष पर पहुंचेगी, जहां सारी जटिलता एक सीधी सच्चाई में सिमट जाएगी। और वही सच्चाई इस किताब की आत्मा है। अगर अब तक ये पूरी यात्रा तुम्हारे भीतर एक शांत लेकिन अडिग विश्वास की तरह बैठ चुकी है, तो अब ये आखिरी क्षण है जहां सारी बातें एक साथ सिमटकर अपने सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली रूप में सामने आती है। क्योंकि यहां आकर यह साफ हो जाता है कि अमीरी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से जीत लिया जाए, बल्कि ये उस व्यक्ति का स्वाभाविक परिणाम है जो लंबे समय तक सही दिशा में खुद को ढालता रहा है। थिंक एंड ग्रो रिच का अंतिम सत्य यही है कि इंसान का जीवन उसकी सबसे प्रबल और सबसे बार बार दोहराई गई सोच का विस्तार होता है। और यही सोच धीरे धीरे आदत बनती है, आदत व्यवहार बनती है और व्यवहार परिणाम बन जाता है। अब पीछे मुड़कर देखो तो यह स्पष्ट दिखेगा कि इस पूरी यात्रा में कहीं भी कोई चमत्कार नहीं था, कोई रहस्यमय सूत्र नहीं था। बस एक लगातार चलने वाली आंतरिक प्रक्रिया थी जिसे ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। और जो इसे अंत तक जी लेते हैं वही अलग परिणाम देखते हैं। इस अंतिम हिस्से में यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि अमीरी का मूल स्रोत इच्छा नहीं बल्कि स्पष्ट उद्देश्य है। क्योंकि इच्छा बदलती रहती है लेकिन उद्देश्य यह टिकता है। और जब उद्देश्य टिक जाता है तो इंसान को रोज खुद को प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी दिशा खुद उसे आगे खींचती रहती है। यहां यह भी साफ हो जाता है कि विश्वास कोई भावनात्मक उछाल नहीं बल्कि रोज के छोटे प्रमाणों से बना हुआ आत्मसम्मान होता है। हर बार जब इंसान खुद से किया गया वादा निभाता है, वो अपने भीतर उस व्यक्ति को मजबूत करता है जो बड़े परिणामों को संभाल सकता है। और हर बार जब वो खुद से समझौता करता है, वो उसी शक्ति को कमजोर करता है। इस अंतिम चरण में यह भी पूरी तरह समझ में आता है कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन वो नियंत्रण खो देता है। क्योंकि अब इंसान डर से निर्णय नहीं लेता बल्कि समझ से लेता है। और यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति परिस्थितियों का अनुयायी नहीं बल्कि उनका निर्माता बनना शुरू करता है। अब यहां यह सत्य भी सामने आता है कि धन का पीछा करने वाला इंसान हमेशा पीछे रहता है, लेकिन मूल्य पैदा करने वाला इंसान हमेशा आगे रहता है। क्योंकि धन एक प्रतिक्रिया है, कारण नहीं। वो उस मूल्य का उत्तर होता है जो तुम दुनिया में जोड़ते हो। और जो इंसान इस बात को गहराई से समझ लेता है, उसके लिए कमाई तनाव नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रवाह बन जाती है।
इस अंतिम हिस्से में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समय ही सबसे बड़ा निर्णायक है। लेकिन समय उन्हीं का साथ देता है जो रोज थोड़ा थोड़ा सही दिशा में चलते रहते हैं, बिना शोर, बिना दिखावे और बिना जल्दी के, क्योंकि निरंतरता हमेशा तीव्रता से ज्यादा शक्तिशाली होती है। अब जब यह पूरी यात्रा अपने अंत पर पहुंचती है तो इसकी सबसे गहरी सीख एकदम साफ होकर सामने आती है कि इंसान जैसा सोचता है, जैसा मानता है और जैसा रोज करता है, वही अंततः उसका जीवन बन जाता है। अमीरी कोई अलग लक्ष्य नहीं बल्कि उस जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जो स्पष्ट सोच, अनुशासित आदतों और साहसी निर्णयों से गढ़ा गया हो। और यही इस पूरी कहानी का अंतिम सत्य है कि अगर तुम अपनी सोच को ईमानदारी से बदल लेते हो, अपने विश्वास को रोज के कर्मों से मजबूत करते हो और अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहते हो, तो परिस्थितियां देर सवेर झुकती है, अवसर दिखाई देने लगते हैं और धन एक मजबूरी नहीं बल्कि एक परिणाम बन जाता है, क्योंकि अंततः दुनिया उसी इंसान को मूल्य देती है जो पहले खुद को उस मूल्य के योग्य बना लेता है। और यही वो बिंदु है जहां थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं रह जाती बल्कि जीवन जीने की एक स्थायी समझ बन जाती है। ऐसी समझ जो न शोर करती है, न दावा करती है, लेकिन समय के साथ हर परिणाम अपने पक्ष में मोड़ लेती है। अगर अब यह सब तुम्हारे भीतर किसी निष्कर्ष की तरह नहीं बल्कि एक स्थायी समझ की तरह बैठने लगा है, तो ये वही क्षण है जहां ज्यादातर लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि अब सब समझ आ गया। लेकिन यहीं से असली अंतर शुरू होता है, क्योंकि समझ और पहचान के बीच की दूरी बहुत सूक्ष्म होती है। थिंक एंड ग्रो रिच इस बिंदु पर यह संकेत देता है कि जो इंसान सीख को अपने व्यवहार में इतनी गहराई से उतार ले कि उसे अलग से याद न करना पड़े, वही वास्तव में बदल चुका होता है। अब जरा गौर करो कि जब कोई निर्णय सामने आता है तो तुम्हारा पहला विचार क्या होता है? डर, संकोच या स्पष्टता? क्योंकि वही पहला विचार यह बताता है कि यह समझ अभी दिमाग में है या पहचान बन चुकी है। अमीर लोग इस स्तर पर पहुंचकर अपनी सोच को रोज परखते नहीं, वे उसे जीते हैं। उनके निर्णय स्वतः ही उनके मूल्यों के अनुरूप निकलते हैं और यही कारण है कि वे छोटी छोटी परिस्थितियों में भी बड़ी तस्वीर नहीं भूलते। इस हिस्से में यह भी स्पष्ट होता है कि स्थायी समृद्धि का अर्थ केवल ऊपर जाना नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना भी है, क्योंकि ऊपर जाना ऊर्जा मांगता है और संतुलन बनाए रखना समझ। अमीर लोग इसीलिए अपने जीवन में ऐसे ढांचे बनाते हैं जो उन्हें अति से बचाए। वे जानते हैं कि अति चाहे मेहनत की हो या आराम की, दोनों ही गिरावट का कारण बन सकती है। अब यहां यह समझ भी गहरी होती है कि सफलता के बाद आने वाली सबसे बड़ी परीक्षा आराम नहीं बल्कि ध्यान का बिखराव होता है, क्योंकि जैसे ही विकल्प बढ़ते हैं, दिशा खोने का खतरा भी बढ़ जाता है। और जो इंसान इस खतरे को पहचान लेता है, वही लंबे समय तक स्थिर रह पाता है। इस हिस्से में यह भी सामने आता है कि अमीर लोग अपने जीवन में शोर को सीमित करते हैं। वे हर सूचना, हर राय और हर अवसर को अंदर नहीं आने देते, क्योंकि वे जानते हैं कि स्पष्ट सोच के लिए खाली जगह जरूरी होती है। अब खुद से पूछो कि क्या तुम्हारे जीवन में सोचने की जगह बची है या हर क्षण किसी न किसी शोर से भरा रहता है? क्योंकि शोर जितना कम होगा, निर्णय उतने साफ होंगे। इस हिस्से का एक और सूक्ष्म संदेश यह है कि अमीरी का असली आनंद तुलना में नहीं बल्कि प्रगति में होता है। जो इंसान खुद की प्रगति को देखना सीख लेता है, उसे दूसरों से आगे निकलने की जल्दी नहीं रहती और यही शांति उसे बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। अब ये यात्रा धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रही है जहां जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन भीतर की दिशा नहीं बदलती। और यही वो स्थिरता है जो किसी भी बाहरी सफलता को टिकाऊ बनाती है। आगे आने वाले हिस्सों में ये और स्पष्ट होगा कि स्थिरता को रोजमर्रा के जीवन में कैसे बनाए रखा जाए, कैसे छोटी छोटी चूकों से सीखा जाए बिना आत्मसंदेह में डूबे, और कैसे ये समझ धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में सहज रूप से काम करने लगती है। क्योंकि असली जीत यही है कि सफलता को संभालने के लिए अलग से प्रयास न करना पड़े, वो अपने आप संभलती रहे,
अगर अब ये समझ भीतर इतनी गहराई से बैठने लगी है कि निर्णय अपने आप स्पष्ट होने लगे हैं, तो अब ये आखिरी परत खुलती है जहां अमीरी का अर्थ पूरी तरह परिभाषित हो जाता है, क्योंकि यहां पहुंचकर यह साफ हो जाता है कि धन सिर्फ परिणाम है। असली संपत्ति वो व्यक्ति है जो तुम इस पूरी यात्रा में बन चुके हो। थिंक एंड ग्रो रिच का ये अंतिम निष्कर्ष यही है कि जब इंसान अपने भीतर स्पष्ट उद्देश्य, अनुशासन और आत्मविश्वास को स्थायी बना लेता है, तो जीवन में घटने वाली घटनाएं संयोग नहीं रह जाती। वे उसी आंतरिक ढांचे की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। अब पीछे मुड़कर देखो तो यह स्पष्ट दिखता है कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी बाहरी दुनिया को बदलने की बात नहीं थी। हर बदलाव भीतर से शुरू हुआ और बाहर की परिस्थितियां अपने आप उसी के अनुसार ढलती चली गई। यही कारण है कि अमीर लोग परिस्थितियों के पीछे नहीं भागते, वे अपने मानकों पर खड़े रहते हैं और परिस्थितियां धीरे धीरे उनके पास आने लगती है। इस अंतिम चरण में यह भी पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि अमीरी का सबसे बड़ा लाभ पैसा नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता जहां इंसान डर, तुलना और जल्दबाजी से ऊपर उठकर निर्णय लेता है। और जब ये अवस्था आ जाती है तो धन का आना जाना जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि जीवन अब मूल्यों पर टिका होता है। अब यहां यह भी समझ में आता है कि जो इंसान इस स्तर पर पहुंच जाता है वो दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, उसका जीवन ही उसका संदेश बन जाता है और यही प्रभाव सबसे स्थायी होता है। इस अंतिम परत का सबसे गहरा संदेश यही है कि अमीरी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से जोड़ लिया जाए, बल्कि वह उस व्यक्ति का स्वाभाविक विस्तार है जो लंबे समय तक सही सोच, सही निर्णय और सही आदतों के साथ जिया हो। और जब यह विस्तार होता है तो जीवन में स्थिरता, संतोष और प्रभाव तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। अब इस पूरी यात्रा को एक सरल सत्य में समेटा जाए तो वो यही है कि इंसान जैसा सोचता है, जैसा मानता है और जैसा रोज करता है, वही अंततः उसका जीवन बन जाता है। और जब ये तीनों एक ही दिशा में बहने लगते हैं तो अमीरी कोई लक्ष्य नहीं रह जाती, बल्कि उस जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती है जिसे इंसान पूरे होश और स्पष्टता के साथ जीता है। यही थिंक एंड ग्रो रिच का अंतिम सार है और यही ये ऑडियो बुक पूर्ण होती है, किसी अंत की तरह नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरह। उस जीवन की शुरुआत जहां सोच बोझ नहीं बल्कि शक्ति बन जाती है और शक्ति जिम्मेदारी नहीं बल्कि स्वतंत्रता का रूप ले लेती है।